क्लास 12th में अकाउंटेंसी में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपना सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए ताकि आपको क्लियरली पता हो कि कौन से टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में आने हैं और कौन से टॉपिक्स एग्ज़ाम में नहीं आने हैं। क्योंकि रेफ़रेंस बुक में कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं और कई सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी होते हैं। इसीलिए टाइम को सेव करने के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन के लिए आपको अपना सिलेबस ज़रूर पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में। तो आपका जो अकाउंटेंसी का सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले के 2 पार्ट मिलकर बनाते हैं आपका थ्योरी वाला एग्जाम जो कि 80 नंबर का आएगा और सेकंड पार्ट है आपका प्रोजेक्ट जो कि 20 नंबर का होगा, वो आपके स्कूल में ही कंडक्ट होगा। तो जो 80 नंबर का पेपर है उसमें आपकी 2 बुक्स हैं। पहला तो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनी, यानी आपने क्लास 11 में एक सोल प्रोप्राइटरशिप की कैसे अकाउंटिंग की जाती है वो सीखा था। अब आप सीखोगे कि पार्टनरशिप फर्म्स जो होती है उनकी अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे होता है और कंपनी का अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे होता है। तो जो पार्टनरशिप है वो 36 नंबर की है और कंपनी है आपकी 24 मार्क्स की। उसके बाद आता है आपका पार्ट बी जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस। अब पार्ट बी में आपको चॉइस मिलेंगी, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस ले लो या फिर आप ले लो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। अब जब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आप लोगे तो ये आपका है पूरा थ्योरेटिकल और कुछ कंप्यूटर में प्रैक्टिकल भी होगा। लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है उसमें आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें रेशोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंपैरेटिव फाइनल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए दिए जाएंगे। तो अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है तो आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ले सकते हो, और अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना पसंद है और आगे फ्यूचर में आप अच्छे से करना चाहते हो तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ले सकते हो, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए फिर ये काफी हेल्प करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या आप पढ़ोगे। तो सबसे पहले आता है कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में कई सारे चैप्टर बनते हैं। तो सबसे पहले आप सिंपल बेसिक समझोगे कि पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इसके प्रोविजंस क्या है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। उसके बाद जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है वो किस तरीके से मेंटेन किए जाते हैं। 2 मेथड होते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। दोनों ही मेथड से आपको कैपिटल अकाउंट्स बनाना सीखना है। साथ ही पार्टनरशिप फर्म में क्योंकि प्रॉफिट है कई सारे पार्टनर्स में बांटा जाता है तो सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया जाता। उसके बाद एक और अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के बाद उसका बंटवारा किस तरीके से हो पार्टनर्स के बीच में, और अलग अलग प्रोविजन से रिजर्व में क्या क्या रखा जाना चाहिए, उसी को शो करने के लिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये एक नया अकाउंट है जो आप बनाना सीखोगे। जब ये अकाउंट बनेगा तो प्रॉफिट भी बांटा जाएगा। तो प्रॉफिट बांटने के अलग अलग मेथड होते हैं, क्या क्या वो रेशो होते हैं जिसके आधार पर प्रॉफिट बांटा जाता है, और अगर प्रॉफिट की गारंटी दी गई है तो वो क्या होता है ये आप पढ़ोगे। फिर इसके बाद अगर जैसे कि आपने फाइनल अकाउंट बनाए थे क्लास 11 में, कुछ पास्ट एडजस्टमेंट करने से रह गई थी, तो सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ एडजस्टमेंट आप करोगे। फिर आ जाता है गुडविल। क्लास 11 में सिर्फ और सिर्फ अभी तक आपने थ्योरी ही पढ़ी थी कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है। अब यहाँ पर आप इसकी अकाउंटिंग भी सीखोगे कि गुडविल की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग, नेचर, क्या क्या फैक्टर्स है किसी फर्म की गुडविल को अफेक्ट करने के लिए, और गुडविल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, ये तीनों आप इसमें पढ़ोगे। फिर ये पार्टनरशिप का बेसिक करने के बाद आप पढ़ोगे रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन। अब जब कभी भी फर्म में कोई भी नया पार्टनर आएगा या फिर पुराना पार्टनर फर्म को छोड़कर जाएगा तो उसको बोलते हैं फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन, और अगर पार्टनरशिप पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। तो एक एक करके चैप्टर्स है ये। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर कोई पार्टनर फर्म में आता है या फिर जाता है तो क्या होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है ऑब्वियसली। तो वो चेंज रेशो क्या होगा, पुराने पार्टनर्स में क्या रेशो होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो, यानी कि अगर किसी पार्टनर का प्रॉफिट रेशो कम हो गया है तो कितने से कम हुआ है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर किसी पार्टनर का रेशो बढ़ गया है प्रॉफिट शेयरिंग का तो कितना बढ़ गया है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो नया पार्टनर आता है या जाता है तो उसकी एसेट को किस तरह से वैल्यू करते हैं, लाइबिलिटीज को किस तरह से दोबारा से वैल्यू की जाएंगी, फिर उसके बाद रिजर्व का किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा, और सालों से जो इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट है उसको किस तरीके से पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। इन सबको शो करने के लिए बनाया जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और ये आप इसमें बनाना सीखोगे। फिर उसके बाद आता है कि अगर पार्टनरशिप में एक नया पार्टनर आ रहा है तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, वो जो अपने साथ गुडविल ला रहा है या फिर फर्म में जो पुरानी गुडविल है उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। देखिए आपने इस चैप्टर में जो भी करे हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रिजर्व एंड सरप्लस, इन सब का हर एक चैप्टर में आपको दोबारा दोबारा से बनाना पड़ेगा, चाहे वो फिर एडमिशन का हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो या फिर डिसोल्यूशन हो। ये सारी चीजें आपको हर एक चैप्टर में मिलेंगी, तो ये आपके पीछा पार्टनरशिप में नहीं छोड़ेंगी। तो सिमिलरली यहाँ पर आपका वही रिवैल्यूएशन करोगे आप एसेट्स का, लायबिलिटीज का, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का, लॉसेस का, रिजर्व्स का,
और फिर उसके बाद आप कैपिटल अकाउंट्स बनाओगे, करंट अकाउंट बनाओगे और फिर बैलेंस शीट बनाओगे। तो अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा है, तब क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा? जो पार्टनर फर्म को छोड़ चुका है या जिसकी डेथ हो चुकी है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? फिर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा? फिर दोबारा से वही एसेट एंड लायबिलिटीज को किस तरह से रिवैल्यू करेंगे? जो इकट्ठे किए हुए प्रॉफिट हैं, लॉसेस हैं या फिर रिजर्व्स हैं, उनको किस तरीके से ट्रीट करेंगे? कैसे आपस में बांटेंगे? कैपिटल अकाउंट में क्या एडजस्टमेंट होगी? अगर कभी पैसे की कमी पड़ रही है तो कौन सा पार्टनर कितने पैसे लेके जाएगा? उसके बाद फिर करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फिर जिस पार्टनर ने रिटायरमेंट ली है उसका लोन अकाउंट भी बनाया जाएगा। उसके बाद अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो डेथ होने तक उस पार्टनर का कितना हिस्सा बनता है प्रॉफिट में से या फिर लॉस में से, उसको कैलकुलेट करके डिसीज पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और उसके लिए कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। और साथ ही साथ तो उसका कोई रिप्रेजेंटेटर होगा यानी उसका एग्जीक्यूटर होगा, तो उसका अकाउंट भी यहाँ पर बनेगा और इसमें आप एक नया अकाउंट सीखोगे, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ये सिर्फ डेथ वाले चैप्टर में आपको मिलेगा। उसके बाद फाइनल पार्टनरशिप फर्म का समापन करना, उसको खत्म कर देना। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्या मतलब होता है, कितने तरीके से इसको डिसोल्यूशन किया जा सकता है, फाइनल अकाउंट को सेटलमेंट किस तरीके से होगा, फिर जो लास्ट में जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है यानी एसेट्स में से लायबिलिटीज को घटाकर जो भी एसेट्स बचेंगे उसको रियलाइजेशन किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से उसको खत्म किया जाएगा, और फिर जो भी कुछ बचा है उसको पार्टनर्स में किस तरीके से बांटा जाएगा। उसके लिए कैपिटल अकाउंट बनाओगे, कैश या बैंक अकाउंट बनाओगे। अब इसमें पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन और सेल टू कंपनी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स, ये अगर टॉपिक आपकी बुक में है तो ये आपको नहीं करना है। उसके बाद फर्स्ट बुक का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं हम कंपनीज की अकाउंटिंग। तो कंपनी की कैपिटल को हम बोलते हैं शेयर कैपिटल, क्योंकि कई सारे लोगों का शेयर है इसमें और जितने लोगों का पैसा लगा होता है उन लोगों को हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ोगे कि शेयर एंड शेयर कैपिटल क्या होती है, ये कितने तरह की होती है और इसका नेचर क्या होता है। इसके बाद फिर इसका शेयर कैपिटल का अकाउंटिंग पढ़ोगे कि देखिए पैसा आएगा शेयर होल्डर से आएगा तो इकट्ठा नहीं आता है, धीरे धीरे करके एक तरीके से इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर पैसा लिया जाता है शेयर होल्डर से। तो उसके लिए क्या होता है, शेयर इशू किए जाते हैं, शेयर होल्डर्स उन्हें सब्सक्राइब करते हैं, उसके बाद कंपनी शेयर्स को अलॉट करती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके पैसे मंगाए जाते हैं। तो ये जितने भी स्टेप्स हैं हर एक स्टेप पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, यानी जनरल एंट्रीज होती हैं। तो अलग अलग तरीके के शेयर्स को इशू करना, उसको अलॉटमेंट करना, उसको सब्सक्राइब करना, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स यानी जब पब्लिक शेयर को सब्सक्राइब करती है, एप्लीकेशन फिल करती है शेयर लेने के लिए, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हैं लेकिन पब्लिक ने एप्लीकेशन भर दी है 1.5 लाख शेयर्स की, तो वो हो जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इसका क्या मतलब होता है और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। अंडर सब्सक्रिप्शन यानी 1 लाख शेयर इशू किए थे लेकिन पब्लिक ने सिर्फ और सिर्फ 80,000 शेयर्स ही खरीदने की रुचि दिखाई है, यानी सिर्फ 80,000 शेयर्स ही पब्लिक खरीदना चाहती है, तो वो होगा अंडर सब्सक्रिप्शन। इसका एक्चुअल में क्या मीनिंग होता है, किस तरीके से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। अब शेयर्स जब इशू किए जाएंगे तो 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में इशू किया जा रहा है तो एट पार, 100 रुपए का शेयर 120 रुपए में दिया जा रहा है तो प्रीमियम। अगर शेयर होल्डर्स ने एडवांस में ही पैसे दे दिए हैं सारे अपने शेयर्स के तो कॉल इन एडवांस। अगर शेयर होल्डर पैसे देने से रह गया है यानी 100 रुपए मांगने थे लेकिन वो 90 रुपए ही दे पाया है, 10 रुपए नहीं दिए, तो वो हो जाएगा कॉल इन एरियर्स। तो इन सब की एंट्रीज क्या होती है वो आप इसमें सीखोगे। फिर उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टर्म है ESOP, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आती है एग्जाम में, और स्वीट इक्विटी। उसके बाद आता है कि अगर कोई शेयर होल्डर अपने पूरे पैसे नहीं दे पाता है तो कंपनी के पास ये अधिकार होता है कि वो उसके शेयर्स को जब्त कर ले, शेयर्स उसको ना देकर अपने पास ही रख ले और जो पैसा है वो आगे वो यूटिलाइज कर ले। तो इसका क्या मतलब होता है, क्या इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है और क्या इसका रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट में कैपिटल्स को किस तरीके से शो करते हैं वो आप यहाँ पर सीखोगे। अब ये तो हो गया शेयर कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है कंपनी में जिसको बोलते हैं डिवेंचर्स, यानी ये एक लोन होता है लेकिन ये बैंक से लिया गया लोन नहीं होता है, ये लोन होता है पब्लिक से लिया गया लोन। यानी अगर आप कंपनी में हिस्सेदारी ना खरीद कर आप चाहते हो कि भाई मैं जो पैसा लगा रहा हूँ कंपनी में मुझे उसका फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे कि कंपनी के डिवेंचर्स खरीदोगे, यानी आप कंपनी को लोन दोगे और बदले में वो आपको एक सर्टिफिकेट देगी जिसको हम बोलेंगे डिवेंचर, जिसमें लोन का अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और कितने टाइम के लिए वो लोन आपने कंपनी को प्रोवाइड किया गया है वो सारी डिटेल्स उस पर लिखी हुई होती है।
और आप बन जाओगे डिवेंचर होल्डर्स। तो जैसे शेयर कैपिटल में एंट्री की गई थी, वैसे ही फिर आप डिवेंचर्स की एंट्री सीखोगे। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है, कितने तरह के डिवेंचर्स होते हैं, किस तरीके से इशू करते हैं। जैसे शेयर इशू किए गए थे पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पर, ऐसे ही डिवेंचर्स इशू किए जाएंगे पार्ट, प्रीमियम और डिस्काउंट पर। फिर डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अगर कंपनी उधार कोई फर्नीचर खरीद रही है और वो पैसे ना देकर उसको क्या दे देती है, डिवेंचर का सर्टिफिकेट दे देती है, तब उस केस में क्या एंट्री होगी। उसके बाद डिवेंचर्स का रिडेम्पशन, यानी कितने टाइम बाद डिवेंचर्स के अमाउंट है वो रीपे किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं रिडेम्पशन। तो इसमें क्या क्या टर्म्स होती हैं वो आप पढ़ोगे। उसके बाद डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी डिवेंचर्स को गिरवी रखना, उसका क्या मतलब होता है, डिवेंचर्स का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और एक टीडीएस होता है, इंपॉर्टेंट टर्म है और ये हमेशा आपके काम आएगा, जिसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी स्टार्टिंग में ही टैक्स को काट लेना। तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप टीडीएस करता है वो आप इसमें सीखोगे। और फिर अगर कोई भी लॉस हो रहा है या फिर डिस्काउंट दिया जा रहा है डिवेंचर्स के इशू पर, तो उसको किस तरीके से आप राइट ऑफ करोगे। उसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें आपके 3 इंपोर्टेंट चैप्टर्स बनते हैं। पहला तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, दूसरा रेशियो एनालिसिस और तीसरा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आप पढ़ोगे कि मीनिंग क्या होता है, नेचर क्या होता है, इंपोर्टेंस क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फिर उसके बाद कंपनी एक्ट में एक पर्टिकुलर फॉर्म होती है, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग ही आपको ये फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, वो आप सीखोगे। बहुत इजी है, इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी फिर आप देखोगे कि 1 या 2 साल के जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स गिवन है उसको किस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, क्या वो टूल्स है जिससे आप कंपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहला टूल है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, यानी स्टेटमेंट को आप बनाओगे। फिर आ जाएगा रेशियो एनालिसिस, डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज होते हैं, वो रेशियो कौन से होते हैं वो भी बताऊंगी, तो उनके बेस पर हम एनालिसिस करते हैं। और फिर थर्ड टूल होता है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये जो कि 8 नंबर का है, मैंने अभी बताया था, ये एक अलग से चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका रेशो वाला चैप्टर। इसमें थ्योरी में पढ़ोगे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, कितने तरह के रेशोज होते हैं और उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट रेशो होता है लिक्विडिटी रेशो, यानी कि कितनी जल्दी हम कंपनी में पैसा निकाल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी रेशो। 2 तरीके के होते हैं, करंट रेशो एंड क्विक रेशो। फिर उसके बाद होते हैं सॉल्वेंसी रेशो, जो यह जानने के लिए यूज किया जाता है कि कंपनी कितनी क्विकली वो अपनी लायबिलिटी को पे कर सकती है। उसको जानने के लिए कई तरह के रेशो हैं, जैसे डेट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो एंड डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। फिर रहता है एक्टिविटी रेशो, जिसमें आप पढ़ोगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, नेट एसेट टर्नओवर रेशो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आ जाता है, जिसमें हम प्रॉफिटेबिलिटी है कि वो निकालते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी अच्छी है कितनी बेकार है, उसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग 3 के रूल्स के अकॉर्डिंग आप बनाना सीखोगे। तो यहाँ पर ये आपका खत्म हो जाता है। अब बात आती है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की। तो ये पूरा थ्योरेटिकल वर्क है, तो इसमें जो क्लास 11th में जो चैप्टर्स थे वो भी अब इसमें आ गए हैं, क्योंकि क्लास 11th से ये सब हटा दिया गया है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग क्या होती है, फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ सीएएस मतलब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर पैकेजिंग क्या होता है, जनरल स्पेसिफिक टेलर्ड, ये सब थ्योरी वाले हैं। फिर आ जाएगा अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यानी एक्सेल, और ये टैली वगैरह में किस तरीके से इसको मेंटेन करते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होता है, तो इसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर में आप बनाना सीखोगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एसेट अकाउंटिंग, लोन रिपेमेंट ऑफ लोन शेड्यूल, रेशियो एनालिसिस, डेटा रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ, चार्ट, डायग्राम, ये सब आप स्प्रेडशीट में बनाना सीखोगे। फिर आ जाएगा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को किस तरीके से इंस्टॉलेशन किया जाता है किसी भी कंपनी में, कोडिफिकेशन क्या होता है, अकाउंट को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, किस तरीके से डेटा एंट्री करोगे, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन एटसेट्रा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।